गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। आपने दिल्ली विश्वविद्यालय से पढ़ाई की है और हिंदी साहित्य आपका वैकल्पिक विषय है जी सर। और ग्रेजुएशन में पॉलिटिकल साइंस रहा है। जी सर। तो पॉलिटिकल साइंस में ऐसा क्या, जी सर। पॉलिटिकल साइंस में ऐसी क्या दिक्कत थी कि हिंदी साहित्य ले लिया आपने? सर हिंदी साहित्य में मेरी रुचि थी और इसके लिए सर बेहतर मार्गदर्शन एज ए यूपीएससी एग्जाम अगर कहें या बीपीएससी एग्जाम, तो इसके लिए बेहतर मार्गदर्शन और मटेरियल उपलब्ध है। इसी कारण से सर मैंने हिंदी साहित्य का चयन किया था। ठीक है। हिंदी साहित्य पढ़ने से आपको क्या फायदा मिला, क्या लाभ मिला? आपके व्यक्तित्व में, आपके ज्ञान में क्या वृद्धि हुई? सर साहित्य समाज का दर्पण होता है और समाज का एक दूसरा नजरिया देखने को मिलता है साहित्य पढ़ने के बाद। इसके अलावा सर साहित्य जन आकांक्षाओं से और जन समस्याओं से हमें अवगत कराता है। सर इसके अलावा जो भी हमारे व्यक्तित्व में पहले से जो भी हमारे मूल्य हैं उसमें और वृद्धि होती है साहित्य पढ़ के, जैसे संवेदनशीलता, करुणा, दया जैसे भाव का और अधिक विकास होता है। इसके अलावा सर साहित्य व्यक्तित्व को रचनात्मक और सकारात्मक दिशा प्रदान करता है। ठीक है, आपने कहा कि मूल्य का विकास होता है। जीएस में मूल्य का क्या मतलब है, वैल्यूज का क्या मतलब है और मूल्य होते क्या हैं? सर मूल्य का अर्थ होता है सीधे जिसकी कीमत नहीं लगाई जा सके। जैसे जैसे सर हमारे जो संस्कार होते हैं जो हमें अपने समाज से मिलते हैं सर, या फिर हमारे परिवार से जो मिलते हैं। अच्छा, ये मूल्य होते हैं। और सत्यनिष्ठा क्या होती है? जी सर ये सारे हैं सर, सत्यनिष्ठा, ईमानदारी, ये सब हमारे मूल्य ही होते हैं सर। मूल्य में होते हैं। ठीक है। भारतवर्ष में किस देवी देवता से आप प्रभावित हैं, जिसको आप बेहतर मानती हैं? कोई भी देवी या कोई भी देवता जो मिथकीय हैं हमारे, उनमें किससे ज्यादा प्रभावित हैं आप? सर मैं न पूर्णतः आस्तिक हूँ न नास्तिक हूँ सर। मैं एक शक्ति को किसी मानती हूँ सर। ऐसे मूर्ति पूजा सर मुझे पसंद नहीं है। मैं मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करती हूँ सर। मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करती हैं, कोई बात नहीं। तो भारतीय संस्कृति की दो विशेषताएं बताइए। सर एक तो सर्वधर्म समभाव और अतिथि देवो भव, ये सर दो भारतीय संस्कृति की विशेषता। तिथि देवो भव और सर्वधर्म संभाव। सर्वधर्म संभाव पर कबीर की कोई अगर उक्ति हो, कबीर का कोई कोटेशन हो तो आप उसको सुना सकते हैं, या तुलसी का हो। सर एक तुलसी जी का एक एक चौपाई है सर, जैसे अगुन ही सगुन ही नहीं कुछ कछु भेदा। ठीक है, ये आपको लगता है सर्वधर्म संभाव पर है, लेकिन सैद्धांतिक स्तर पर निर्गुण और सगुण में कुछ अंतर है। क्या अंतर हो सकता है? व्यवहारिक स्तर पर तो कोई अंतर नहीं है, लेकिन सैद्धांतिक स्तर पर अंतर है। तो कौन सा अंतर है वो? सर सर सैद्धांतिक अंतर पे ये है कि जो सगुण ईश्वर हैं उनको एक विशेषताओं में बांधा जा सकता है। मतलब उनमें कुछ जैसे दयालुता जैसे गुण होते हैं, उनमें कुछ सर्वशक्तिमान होते हैं। और सर निर्गुण जो ईश्वर है वो निराकार है, निर्गुण जो भी जैसे संत कवि या सूफी काव्यधारा के मानने वाले लोग हैं, ये कहते हैं कि ईश्वर निराकार है, इनको किसी विशेषता में नहीं बांधा जा सकता है। गोदान प्रेमचंद ने लिखा है और अंत में होरी की मौत हो जाती है, तो ये तो समस्या का समाधान नहीं हुआ। एक ट्रेजेडी पर छोड़ दिया गोदान को। आप कल्पना कीजिए कि गोदान में होरी नहीं मरता और सुखांत रचना होती हो, तो क्या परिवर्तन होता उसमें? कौन ज्यादा प्रभावी होता? सुखांत होती तब या दुखांत होती तो? सर मुझे ऐसा लगता है कि अगर सुखांत होता तो कहीं ना कहीं प्रेमचंद जी जो आदर्शवाद, गोदान से पहले जो उन पे आदर्शवाद हावी हो जाता था, वही चीजें गोदान में भी दिखती। और सर इसमें होरी की मृत्यु
और कहीं न कहीं सर जो समाज में विद्यमान जो किसानों की स्थिति है वो दर्शाती है। जो ठीक। यथार्थ है, समाज का यथार्थ है, वही सब दिखता है इसमें। अच्छा, तो आपको लगता है कि साहित्य में केवल यथार्थ होना चाहिए? अ, सर ऐसा नहीं है, कल्पना भी होनी चाहिए लेकिन यथार्थ ज़्यादा होना चाहिए क्योंकि समाज समाज को समझने का साहित्य एक अच्छा माध्यम होता है सर। आप बार-बार कह रहे हैं कि साहित्य समाज का दर्पण होता है, तो हम इसको समझ नहीं पा रहे हैं। मान लिया हमको 15वीं सदी का समाज समझना है, तो साहित्य कैसे बताता है? कोई साहित्य से तुलना करके बताइए कि देखिए ये साहित्य है और उस समय का समाज ऐसा है, तो हम समझ सकें कि साहित्य आईना है समाज का। और सर जैसे भक्ति काल के जो भी कवि हैं, जैसे कबीर की रचनाओं से या फिर तुलसी की रचनाओं से सर हम देख सकते हैं, उन्होंने समाज में जो भी आडंबर थे, कुरीतियाँ थी, उसका उन्होंने विरोध किया है और उठाया भी है। सर जैसे तुलसी ने सामाजिक पक्ष को उठाया है और आज आचार्य सर तुलसी जी ने आर्थिक पक्ष को और राजनीतिक पक्ष को उठाया है, तो कबीर जी ने सामाजिक पक्ष को बहुत बेहतर तरीके से उठाया है सर। तो इनकी रचनाओं से सर हम समझ सकते हैं। ये काम तो सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन में राजा राम मोहन राय ने भी किया है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने किया है, ज्योतिबा फुले ने किया है। तो आखिर वहां का स्पेसिफिक समाज क्या है? तो 19वीं सदी में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, फिर उसके बाद 20वीं सदी में भी इन समस्याओं को उठाया गया। तो 15वीं सदी में ऐसी क्या खासियत थी? ये तो कॉमन सी बात हो गई कि धार्मिक पाखंड का विरोध करना। स्पेसिफिक क्या समाज को रिफ्लेक्ट करता है भक्ति आंदोलन? सॉरी सर, मैं अच्छा, इसको एक्सप्लेन नहीं। नहीं कर पा रही। बिहार के किसी रचनाकार का नाम बताइए और कोई एक रचना का नाम। जी सर, सर नागार्जुन जी, अ, इनकी अकाल और उसके बाद इनकी एक रचना है। गुड, अच्छी बात है, अकाल और उसके बाद। तो ये बताइए कि अकाल पर अमर्त्य सेन ने भी कुछ कहा है। अकाल क्यों आते हैं? अमर्त्य सेन का नाम आपने सॉरी सर, मुझे जानकारी नहीं है, सॉरी सर। ठीक। आपने बात की करुणा की, तो बौद्ध दर्शन में करुणा है जो अहिंसा पे आधारित है, जबकि राम जो है मर्यादा और रावण के विरुद्ध हिंसा करते हैं, तो दोनों में विरोधाभास नहीं है। सर ऐसा नहीं है। अ, राम जो हिंसा करते हैं, वो सर कहीं ना कहीं धर्म की रक्षा के लिए करते हैं। और सर बौद्ध धर्म में जो हिंसा की बात की गई है वो जीवों की हत्या के संदर्भ में की गई है मूल रूप से। भारत वसुधैव कुटुंबकम को मानता है, यानी पूरा पूरा विश्व उसका कुटुंब है, यानी परिवार है। तो क्या इस परिवार में पाकिस्तान और चाइना भी शामिल है, जो राष्ट्रवाद के जी खिलाफ है? सर, सर बिल्कुल शामिल है। और सर अंतर्राष्ट्रीय संबंध में या अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सर परमानेंट हमारा कोई शत्रु या मित्र नहीं होता है, ये राष्ट्रीय हित पे निर्भर करता है। हालांकि सर अभी पाकिस्तान और चीन के साथ हमारे थोड़े संबंध अभी खराब चल रहे हैं, लेकिन सर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कोई भी परमानेंट शत्रु और मित्र नहीं होता है सर। तो सर यानी कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हमें यथार्थवाद को अपनाना चाहिए, ना कि आदर्शवाद को। आपसे सहमत है? यस सर। जबकि विदेश नीति में तो मूल्य और कुछ निरंतरता के भी तत्व होने चाहिए, सिर्फ परिवर्तन के नहीं। लेकिन आप सिर्फ परिवर्तन की बात करते हैं, ऐसा है? कोई बात नहीं। सॉरी सर। अभी जो है दल बदल विरोधी कानून काफी चर्चा में रहा, आपको पता। तो जब से यह अस्तित्व में आया 1985 से, तब से इसका दुरुपयोग होता आ रहा है और अभी भी हो रहा है। तो इसके दुरुपयोग को रोकथाम के लिए क्या क्या उपाय आपके नजर में होना चाहिए?
सर मुझे ऐसा लगता है कि जैसे 91वां संविधान संशोधन किया गया था, उसी प्रकार से सर एक और संशोधन इसमें होना चाहिए और ये जोड़ा जाना चाहिए कि जो जो भी सॉरी सर। आपने जो अगस्त 2019 में जम्मू एंड कश्मीर में जो परिवर्तन किए गए वो किस अनुच्छेद के आधार पर किए गए? राष्ट्रपति के आदेश से? सॉरी सर, मुझे जानकारी नहीं है इसकी। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं आपको दूसरा पूछूं। संविधान में बताइए कि कोई 3 ऐसी अच्छी चीज जो आपको महसूस होती है प्रेमबल में। सर इसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की जो बात की गई है वो मुझे काफी अच्छी लगती है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। राजनीतिक न्याय का क्या मतलब है? सर राजनीतिक न्याय का ये मतलब है कि आम जनता भी सरकारी ऑफिस तक पहुंच सकती है, उसको चुनाव लड़ने का अधिकार है, उसको मत देने का अधिकार है। जैसे मान लिया आप वीडियो बन जाते हैं और वीडियो बन जाती है और आपको लगता है कि हमको इलेक्शन लड़ना चाहिए, तो कहाँ आपको अधिकार है? सर फिर मैं रिजाइन करके इलेक्शन लड़ सकती हूँ सर। लाभ सर, मैं सेवा में रहते हुए तो चुनाव नहीं लड़ सकती हूँ, लेकिन मतदान करने का अधिकार मुझे होगा सर। तो कोई ऐसी सेवा है जिसमें सेवा में रहते हुए हम चुनाव लड़ सकते हैं? सर अभी मुझे सर कोई मैं बात। अभी सोच नहीं पा रही हूँ। आर्थिक न्याय का क्या मतलब है? सर आर्थिक, जो भी आर्थिक रूप से वंचित लोग हैं, उनको सर उनकी भागीदारी हो, या फिर अर्थव्यवस्था में जो भी लोग पीछे रह गए हैं उनको अर्थव्यवस्था में समान रूप से भागीदारी मिले। तो समाज में नारियों की स्थिति उतनी अच्छी नहीं है और साहित्य में भी नारियों की स्थिति अच्छी नहीं है। कबीर भी बहुत उल्टा सीधा आरोप लगाते हैं, तुलसीदास भी कुछ ऐसा ही कहते हैं, रीति काल में भी वैसा ही है। तो आपकी क्या राय है इस पर? एक तो इन्होंने क्या आरोप लगाए, और अगर ऐसे आरोप लगाने वाले लोग बड़े कवि कैसे हो सकते हैं जो आधी आबादी को गलत नजरिए से देखेंगे, ढोल गंवार कहेंगे, फिर ये कहेंगे कि नारी की झाई परत। तो ऐसे लोगों को बड़ा कवि कैसे माना जा सकता है? सर जैसे कि कबीर जी और तुलसीदास जी ये दोनों मध्यकाल के कवि हैं, और उस समय सर सामंती व्यवस्था थी जिसमें नारियों की स्थिति अच्छी नहीं थी। इसके अलावा सर कबीर नाथ संप्रदाय से जुड़े हुए हैं, और इसी कारण से सर उनकी कुछ उक्तियों में ऐसा प्रतीत होता है कि नारी को माया रूप में वो देखते हैं। और सर अगर हम तुलसी जी की बात करें तो उन्होंने सर कई रामचरितमानस में कई ऐसे कोटेशन में दिखते हैं कि तुलसी जी स्त्रियों को और शूद्रों के प्रति खासकर उनका जो दृष्टिकोण था वो सही नहीं था। लेकिन सर उसमें हम ये भी देख सकते हैं कि जो राम की और राम और सीता का जो उन्होंने स्वयंवर में दिखाया है, प्रेम दिखाया है। इसके अलावा सर सबरी के झूठे बेर राम खाते हुए दिखाए गए हैं। तो ये सब चीजें सर ये प्रतीत इससे नहीं होता है कि वो दृष्टिकोण उनके ऐसे थे। हाँ, कुछ खलनायकों ने ऐसा कहा है सर स्त्रियों के संदर्भ में, तो वो तुलसी के विचार हम नहीं मान सकते। मैं नायकों की बात कर रहा हूँ, जैसे दशरथ हैं, उन्होंने भी कहा है। भरत जब लौट के आते हैं तो जो एक महिला थी, जो मंथरा थी, उसको बाल घसीट के मारते हैं कि भरत राम के भाई हैं और इस तरह का काम करते हैं रामचरितमानस। तो तुलसीदास लिखते हैं दशरथ ने भी ऐसी ही कुछ बातें की। सर ये समय काल का दोष कह सकते हैं सर उस काल में, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रभाव रहता ही है, पूर्णतः मुक्त नहीं हो पाता है सर कोई भी। अगर समय काल में जिस भी वर्ग की स्थिति अच्छी नहीं है और उस काल से वो संबंधित व्यक्ति है, तो मुझे आप ऐसा लगता है सर समय काल का दोष है। बनेंगे, आप एसडीएम बनेंगे तो नारी संबंधित योजनाओं को भी लागू करेंगे। 2 योजना बताइए केंद्र सरकार की और 2 योजना बताइए बिहार सरकार, जो नारी कल्याण और नारी सशक्तिकरण से संबंधित।
जी। सर, एक जननी सुरक्षा योजना है जिसमें मातृत्व सर लाभ या फिर प्रसूति से संबंधित इसमें उपन किए गए हैं। और दूसरा है उज्ज्वला योजना जिसमें सर एलपीजी सिलेंडर गैस उनको कनेक्शन मुफ्त दिया गया है। ये केंद्र सरकार की 2 योजनाएं हैं और राज्य सरकार की योजनाओं में सर 7 निश्चय में प्रावधान किया गया है आरक्षित रोजगार महिलाओं का अधिकार। इसके तहत 35% रिजर्वेशन दिया गया है सरकारी नौकरियों में और 50% रिजर्वेशन सर पंचायती राज में दिया गया है। इसके अलावा सर शिक्षा के क्षेत्र में अगर देखें बिहार सरकार की योजना तो बालिका पोशाक योजना, साइकिल योजना, कन्या उत्थान योजना जैसी योजनाएं तो चला रही है सरकार। मान लिया आप मुजफ्फरपुर में आपकी पोस्टिंग होती और मुजफ्फरपुर में जो कांड हुआ बालिकाओं के साथ आपको पता है, और वहां आप डीएसपी होती और आपको लगता कि वहां का जो एमपी है वही संलग्न है इस मामले में, तो आपकी क्या प्रतिक्रिया होती, कैसे आप उसको देखते? अगर आप कुछ करती, केस एफआईआर वगैरह कुछ करती तो आपके साथ ही गलत हरकत होता है, तो आप कैसे उसको देख रही हैं? आप इमेजिन कीजिए कि वहां है और मुजफ्फरपुर का कांड है और कोई पॉलिटिशियन सफेद पोस्ट आपके सामने है, तो कैसे क्या करेंगे ये? सर जैसे कि मैंने अगर सिविल सेवा ज्वाइन करने सोचा है तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि मेरे सामने कोई भी हो और उससे उसका प्रभाव मेरे काम पे पड़ेगा। सर मेरे क्षेत्राधिकार में जो भी होगा या फिर मेरे अधिकार में जो भी चीजें होगी वो मैं करने का प्रयास करूंगी उस समय। और मैं ये पूरा प्रयास करूंगी कि उन बालिकाओं को न्याय मिल सके और उनके लिए उचित जो भी आरोपित है उनके खिलाफ उचित कार्रवाई में कर सके। राजा का गुण अयोध्या कांड में या तुलसीदास ने बताया, आपको कुछ पता है इसके बारे में? राजा कैसा होना चाहिए? सर राजा को प्रजा की भलाई के लिए काम करना चाहिए और अ, सर मुख्य रूप से लोक कल्याण की बात करते हैं सर कि अच्छा, राजा को ऐसा कार्य करना चाहिए। मेरी तरफ से कि छायावाद में मैं शैली वो उदाहरण से बताइए कि गांधी जी ने लिखा सत्य के साथ मेरे प्रयोग और कबीर ने लिखा बुरा जो देखन मैं चला, ये दोनों मैं शैली है या नहीं? गांधी जी का सत्य के साथ मेरे प्रयोग और मीरा का मेरे तो गिरधर गोपाल, या फिर कबीर का बुरा जो देखन मैं चला और छायावाद का मैं, ये सब में क्या डिफरेंस है या सब एक एक जैसे हैं? सर छायावाद में जो मैं है वो कहीं ना कहीं समाज की जो भी चीजें हैं क्योंकि सामंती युग था तो उसमें सर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं थी। लोग खुल के लिख नहीं सकते थे इस काल के कवि। तो इस कारण से उन्होंने प्रतीक का सहारा लिया है और इसी कारण से मैं जैसी भावना आती है। और ये गलत होगा क्योंकि उस समय तो लोग आजादी के लिए मर मिट रहे थे, तो इन लोगों को निराला को डर क्यों लग रहा? तो डरने वाले लोग बड़े कवि कैसे होंगे? उन्हीं के पैरेलल लोग भगत सिंह हैं, लोग फांसी के फंदे को अपना रहे हैं, गांधी जी जमानत नहीं दे रहे हैं और निराला प्रसाद और महादेवी वर्मा डर के लिखे हैं, तो फिर ये कैसे बड़े कवि होंगे जो अपने समय की नब्ज को न पहचाने? है ना? ठीक है, कोई बात नहीं। ये बताएं कि महिला सशक्तिकरण और महिला विकास में क्या अंतर है? सर महिला सशक्तिकरण का अर्थ होता है महिलाओं को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक रूप से सशक्त करना, उन्हें आत्मनिर्भर बनाना। और सर महिला विकास का ये अर्थ होता है कि इनको इन सभी क्षेत्रों में विकास करना और कहीं ना कहीं सर ये आपस में अंतर संबंधित मुझे दिखते हैं। जहाँ पे हमारे प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भरता की बात की है, आत्मनिर्भर भारत, तो बहुत से क्षेत्रों में तो भारत पहले से आत्मनिर्भर है ही। तो ऐसे कौन कौन से प्रमुख क्षेत्र हैं जहाँ पे आत्मनिर्भरता की जरूरत ज्यादा है आपके लिए? सर एक तो रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की जरूरत है और दूसरा सर हेल्थ हेल्थ सेक्टर में भी हम देख सकते हैं सर।
हेल्थ टूरिज्म के मामले में तो भारत काफी आगे है। भारत में मेडिकल सुविधाएं काफी सस्ती हैं। सर जो उपकरण बनते हैं, हेल्थ से संबंधित जो उपकरण होते हैं, आधुनिक मशीनें वगैरह, ये सर हमारे यहाँ पे उतनी अच्छी नहीं है, वो हम आयात करते हैं बाहर से। डायरी बताइए, आप डायरी लिखती हैं, कोई प्रसिद्ध डायरी लेखक का नाम बताइए और उसका एक उदाहरण। सर रामधारी सिंह दिनकर की डायरी है। और सर इसका नाम है सर दिनकर की डायरी। इसके अलावा सर बच्चन हरिवंश राय बच्चन जी की डायरी है, जिसका नाम है प्रवासी की डायरी। क्या फायदा होता है डायरी लिखने से? सर एक तो सर इससे टाइम मैनेजमेंट अच्छा होता है, और दूसरा सर सर इससे जीवन में जो बैलेंस बनाने में काफी हेल्प मिलता है। जैसे सर फैमिली में और पढ़ाई में, दोनों में सर हम काफी सामंजस्य बिठा पाते हैं। और सर तीसरी चीज ये है कि सेल्फ असेसमेंट इससे काफी अच्छा होता है। हम अपनी गलतियों से सर सीखते हैं और आगे बढ़ने का सर प्रयास करते हैं। लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए। दिनकर का आपने नाम लिया, तो दिनकर की कोई पंक्ति सुना दीजिए आपके राज्य के। जी सर। सर रश्मि रथी की कुछ पंक्तियां हैं। सर वर्षों तक वनों में घूम घूम, बाधा विघ्नों को चूम चूम, पांडव आए कुछ और निखर, सौभाग्य ने सब दिन सोता है, देखे आगे क्या होता है। तो आपके लिए भी जो है सौभाग्य आएगा, शुभकामना आपको। थैंक यू सर। थैंक ऑल द बेस्ट। यू। आपका ओवर होता है इंटरव्यू। अब आप बताइए, अब कहाँ कहाँ और तैयारी की जरूरत है और कैसा महसूस हुआ? सर एक तो करंट में मैं नहीं बोल पाई बिल्कुल, सर जी ने पूछा मैं नहीं बोल पाई। और दूसरा सर आपने जो कबीर निराला और महात्मा कबीर और सर छायावाद, उसके बाद गांधी जी के बारे में पूछा, इसको मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाई। और भी सर बहुत सारे क्वेश्चन थे हिंदी में ही, मैं एक्सप्लेन अच्छा नहीं कर पाई। आपका व्यवस्थित है, आप शांत संयमित इंटरव्यू देती हैं और घबराहट नहीं है, ये अच्छी बात है। अच्छी बात है कि घबराती नहीं है। और औसत रूप से आपकी जानकारी भी ठीक है, थोड़ी बहुत जानकारियां और बढ़ानी है क्योंकि अभी तो समय भी है आपके पास। और मैंने लिख दिया है, इसमें फीडबैक भी आपको मिल जाएगा अभी 5 मिनट में। जो जो लिखा है, जो जो क्वेश्चन है आपके पास, जो जो समस्या होगी, जैसे मान लिया कि हिंदी से जुड़ा हुआ, तो व्हाट्सएप ग्रुप पर आप लिख दीजिएगा तो उसका आंसर आपको मिल जाएगा। जैसे कोई प्रश्न आपको समझ में ना आता हो या किसी कंसेप्ट में दिक्कत हो तो आप सर ये व्हाट्सएप। सर लास्ट वाला जो क्वेश्चन था, इसका क्या आंसर होगा? कौन सा ये क्वेश्चन? तीनों में क्या समानता है? सर कबीर, गांधी जी और छायावाद का, मैं इन तीनों में सर मैं समझ नहीं पा रही हूँ। गलत उत्तर था आपका कि छायावाद के रचनाकार डरे हुए थे या संकोच में थे, ऐसा नहीं। आपने तो पढ़ा है, आपके कोर्स में है, हिमाद्री कुंज सिंह से स्वतंत्रता पुकारती, तो कहाँ डरे हुए थे? तो डरना नहीं था। प्रसाद तो सीधे सीधे स्वतंत्रता मांग रहे थे, निराला भी तोड़ती पत्थर कह रहे थे। तो छायावाद की पहली विशेषता है स्वतंत्रता की मांग और नवजागरण की चेतना। तो लोग डरे हुए नहीं थे, ये गलत उत्तर हो जाएगा। और कोई संकोच में भी नहीं थे, है ना, क्योंकि ये लोग बहादुर लोग थे और साहित्य के हर आदमी का अपना दायित्व होता है। गांधी जी अपना काम कर रहे थे, साहित्यकार लोग, तो ये नहीं कहना। निराला कह रहे थे शेरों की मान में आया है आसियार, जागो फिर एक बार, कहाँ डरना था, कोई संकोच नहीं था। ठीक है, तो एक तो ये बात। दूसरी बात, जो मैं शैली है छायावाद में, वो स्वतंत्रता का बोध कराता है, इंडिविजुअल लिबर्टी की बात करता है, व्यक्तिगत, यानी हम आजाद हों, मेरी बात देश के कोने कोने में जाए और हम भी कुछ अनुभव रखते हैं, समाज जाने। तो ये जो व्यक्तिवाद की पहली सीढ़ी थी वो, है ना। और ये लोग चाहते थे कि हम आजाद, जब हम ही आजाद नहीं होंगे, हम ही नहीं बोलेंगे तो समाज कैसे बोलेगा। इसलिए लोग प्रेम पर बात कर रहे थे, इसलिए लोग आजादी की बात कर रहे थे। स्पष्ट हुआ?
तो गांधी जी का सत्य के साथ मेरे प्रयोग, ये भी मैं शैली है। गांधी जी का जो सत्य के साथ मेरे प्रयोग है वो मैं शैली जी है, सर। और छायावाद दोनों एक ही जैसा है। कोई डायरी लिख रहा है, कोई आत्मकथा लिख रहा है, ये सब मैं शैली का बोधक है। साहित्य में सीधे जी सीधे सर। बात हो रही है, लेकिन जो मध्यकाल का जो मैं है वो इंडिविजुअल रूप से है, सामूहिक रूप से नहीं है। एक दो व्यक्ति विरोध में बात कर रहा है और अपनी बात कर रहा है, तो औसत विशेषता नहीं है, वो इंडिविजुअल और कहीं कहीं दिखाई देता है। लेकिन जो छायावाद में है वो सामूहिक, सामाजिक और राष्ट्रीय विशेषता बन जाता है। जो जी आत्मकथा में, सर। जैसे भगत सिंह आत्मकथा लिखते हैं, गांधी डायरी लिखते हैं, सत्य के साथ मैंने भी प्रयोग किया है, और उसमें गलत और सही की बात नहीं हो, जनता जाने। ये जो साहस है कहने का, ये स्वतंत्रता का बोध कराता है। जी ठीक सर। है। हाँ। और ठीक कोई, हाँ ठीक, और भी कोई सवाल होगा तो व्हाट्सएप पे लिख दीजिएगा सवाल, तो उसका है। उत्तर जी दिया। सर। जी। ओके, जी सर। धन्यवाद। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर।